Hello everyone. My name is Sarang and welcome to the Sarang Moraes Pharma Academy. तो आज की वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम पार्ट 1 जो कि आपके ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इस सब्जेक्ट में है आपके डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर में। तो इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम का इंट्रोडक्शन, साथ ही साथ हम देखने वाले हैं पिट्यूटरी ग्लैंड का एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, और सबसे लास्ट में हम देखने वाले हैं एड्रिनल ग्लैंड के एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मतलब है इसके जो हार्मोन्स है जो कि ये ग्लैंड प्रोड्यूस करता है और सिक्रेट करता है, इनका हम फंक्शंस देखने वाले हैं। इसी को हम एंडोक्राइन सिस्टम की फिजियोलॉजी बोलते हैं। तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए सारंग मोरेज फार्मा एकेडमी। अगर आपको कोई पॉइंट के ऊपर डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका डाउट सॉल्व कर सकूं। तो आगे बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो सबसे पहला पॉइंट हम कवर करेंगे तो व्हाट इज मीन बाय ग्लैंड्स। तो ग्लैंड्स एक्चुअली होते क्या है और हमारे ह्यूमन बॉडी में कितने प्रकार के ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं। तो एक्चुअली हमारे ह्यूमन बॉडी में दो प्रकार के ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डक्ट। डक्ट मतलब एक ऐसा ऑर्गन रहता है जिसके वजह से या फिर वही एक ऑर्गन रहता है कि जो एक सिक्रीशन है उसको पोर आउट करता है। तो एक्चुअली हमारे बॉडी में दो प्रकार के डक्ट्स प्रेजेंट रहते हैं। तो सबसे पहला है एक्सोक्राइन डक्ट। तो एक्सोक्राइन मतलब है एक ऐसे ग्लैंड या फिर ऐसे ग्रुप ऑफ ग्लैंड्स जिसके पास डक्ट्स मौजूद रहते हैं। डक्ट मतलब कैसा ऑर्गन रहता है जिसके वजह से पोर आउट करने का काम करता है। मतलब वो हार्मोन या फिर जो एंजाइम वो जो ग्लैंड सिक्रेट करते हैं, वो डक्ट उस हार्मोन को एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर या फिर एक स्पेसिफिक पार्ट के ऊपर जाके पोर आउट करता है, ना कि पूरे बॉडी के अंदर। और जो सेकंड है जिसका नाम है एंडोक्राइन ग्लैंड, जो कि अपना सिक्रीशन पहले ब्लड में पोर आउट करता है और वही ब्लड जाके किसी टारगेट स्पेसिफिक ऑर्गन को जाके वो एक्ट अपॉन करता है। तो एक्चुअली ये ऐसा फिर बहुत बार ऐसे डाउट आता है कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो जो उसका सिक्रीशन है वो जब ब्लड में जो पोर आउट करते हैं तो उसके वजह से उसका कोई डाइल्यूशन नहीं होता है या फिर कोई उसका एक विपरीत इफेक्ट नहीं दिखाई देता। तो उसका एक ही कारण है। तो ये जो सारे ऑर्गन्स या फिर जो सारे हॉर्मोन्स रहते हैं ये किसी न किसी टाइप के प्रोटीन से बाइंड कर चुके हैं और वही प्रोटीन जो टारगेट ऑर्गन है उसके सरफेस के साथ आइडेंटिकल होते हैं। तो जब ये हार्मोन उस टारगेट ऑर्गन के पास जाके रुकते हैं या फिर उसके पास जाते हैं, तो जब ये आइडेंटिकल प्रोटीन एक साथ आकर जुड़ते हैं तो इसी जुड़ने के बाद वही हार्मोन्स डाइल्यूट होता है और उस स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन के ऊपर अपना एक्शन शो करता है। उसके बाद हम देखेंगे सेकेंड स्लाइड। तो इसके बाद हम सेकेंड पॉइंट देखेंगे या फिर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। द कंट्रोलिंग सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सिस्टम बट द एंडोक्राइन सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय न्यूरो endocrine system because it is integrated and works in coordination। उसके बाद हम एंडोक्राइन सिस्टम का डेफिनेशन देखेंगे। द एंडोक्राइन सिस्टम आर द स्पेशल टाइप ऑफ ग्लैंड्स। These glands of internal secretion do not have any duct, so they pour their secretion into their blood stream known as endocrine glands। और जो ये ग्लैंड्स किस प्रकार के हॉर्मोन्स को सिक्रीट करते हैं या फिर जो केमिकल्स को सिक्रीट करते हैं उसी केमिकल्स को हम हॉर्मोन्स बोलते हैं। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो केमिकल्स या फिर जो सब्सटेंसेस सिक्रीट करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं उन केमिकल्स को हम एंजाइम्स बोलते हैं। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड जो केमिकल सिक्रीट करते हैं उसको हम हॉर्मोन्स बोलते हैं। तो उसके डेफिनेशन में हमने बता पहले ही लिखा हुआ है कि एक ऐसे प्रकार के ग्लैंड रहते हैं
जिसके पास किसी प्रकार का डक्ट नहीं रहता। डक्ट मतलब एक ऐसा ऑर्गन रहता है जो कि उसके द्वारा वो अपना जो ग्लैंड है वो उसका सिक्रीशन किसी स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर लेकर जाकर उधर अपना सिक्रीशन पुर आउट करता है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड। They are carried by the blood stream and functionalize that at the target specific organ or the tissue of the body as a whole. The regulatory role may be excitation or inhibition. अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए सारंग मोरे फार्मा एकेडमी को। अगर आपको कोई पॉइंट के ऊपर डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका डाउट सॉल्व कर सकूं। तो जो हॉर्मोन्स रहते हैं इसके बेसिकली दो मेजर फंक्शंस रहते हैं। एक तो वो जो ऑनगोइंग प्रोसेस रहती है इसको एक्साइट करता है, मतलब उसके रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। और सेकंड रहता है इनहिबिशन, मतलब उसके रिएक्शन को उसी जगह पे स्टॉप कर देता है। और एंजाइम्स का काम क्या रहता है, वो तो एक तो प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं या फिर जो ऑनगोइंग प्रोसेस रहती है, मतलब जो एक धीमी रफ्तार से चली हो चुकी हो केमिकल रिएक्शन रहते हैं उसको इंक्रीज करती है। किस मात्रा में, एक तो वो जो रिएक्शन रहते हैं मतलब जो भी ऑर्गन्स उसके अंदर इन्वॉल्व रहते हैं उसका इन्वॉल्वमेंट बढ़ाता है। और सेकंड है उसका जो सिक्रीशन है उसको भी इंक्रीज करता है। पर जो हार्मोन्स रहते हैं, हार्मोन्स का काम एंजाइम से जरा सा अलग रहता है। ये ना किसी ऑर्गन को या फिर ना किसी इन्वॉल्वमेंट को इंक्रीज करता है, पर ये अपने आप खुद उस केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है या फिर डिक्रीज करता है। यही एक मेजर डिफरेंस है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सिक्रीशन में और एक्सोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशन में। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड। ये हम देखने वाले हैं पिट्यूटरी ग्लैंड का लोकेशन। तो जैसे हमने ह्यूमन नर्वस सिस्टम के एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में हमने देखा था कि जो हाइपोथैलेमस रहता है जो कि फ्रंट ब्रेन में प्रेजेंट रहता है, तो हाइपोथैलेमस या फिर जो थैलेमी रहती है, थैलेमस का जो फ्लोरिंग जिसको हम हाइपोथैलेमस बोलते हैं उसको ही लग के या फिर उससे ही एक आउटरोडिंग डेवलपमेंट को हम पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको एक दिखाई दे रहा है ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि आपके हाइपोथैलेमस के पास प्रेजेंट रहती है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड, hormones and their functions. The endocrine glands are the ductless glands. They secrete their product into the extracellular space around the secretory cells from where it is transported. Thus, during this process, there is no involvement of any duct, so they are known as एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और हॉर्मोन्स की हम डेफिनेशन देखने वाले हैं। द सिक्रीशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स आर द chemical substances which are formed in the endocrine gland and carried it to the tissue via blood, and it is the fusion of peptide, amino acid, कार्बोहाइड्रेट्स एंड स्पेशली स्टीरॉइड्स। तो एंजाइम्स और जो हार्मोन्स का एक मेजर सेकेंड मेजर डिफरेंशिएशन है, जो एंजाइम्स रहते हैं वो ज्यादातर पेप्टाइड्स रहते हैं, प्रोटीन्स रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं, लिपिड्स रहते हैं या फिर सॉल्ट्स रहते हैं, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम के। पर जो हार्मोन्स रहते हैं उसके अंदर भी यही दिखाई देता है, मतलब उसके अंदर पेप्टाइड रहते हैं, प्रोटीन्स रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं, लिपिड्स रहते हैं और जो मेजर है फिफ्थ नंबर का जो कंपाउंड है वो की है स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स एंजाइम्स में प्रेजेंट नहीं रहती। तो इसके वजह से ही ये हार्मोन्स किसी भी ऑर्गन को बिना इन्वॉल्वमेंट से उसका रेट इंक्रीज कर सकता है या फिर डिक्रीज कर सकता है। और जब कभी ये हार्मोन्स या फिर जो ग्लैंड्स
अपने हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं तो उस एक मैच्योर केमिकल मैसेंजर को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में स्टोर आउट करते हैं, वही जाके ब्लड में डिफ्यूज आउट हो जाता है जब उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड, functions of hormones. Hormones are produced in response to the specific stimulus. The rate of secretion depends upon the intensity of stimulus. They are produced in one organ and show their effect in distant target organ. Hormones are carried through the blood. Hormones are bound to the specific carrier protein which being transported in the blood. Hormones are target specific. तो ये सारे हॉर्मोन्स के फंक्शंस है। तो सबसे पहला फंक्शन है ये स्टिमुलस स्पेसिफिक है, मतलब जब कभी उसकी जरूरत पड़ती है तो तभी ही वो सिक्रीट होता है और ब्लड में पोर आउट होता है। और वो सिक्रीशन की जो मात्रा रहती है या फिर जो कंसंट्रेशन रहती है वो भी डिपेंड रहती है स्टिमुलस के ऊपर। मतलब अगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस है तो बहुत ज्यादा या फिर बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड हार्मोन सिक्रीट होता है। अगर स्टिमुलस बहुत ही कम है तो कम मात्रा के या फिर कम कॉन्सेंट्रेशन के हार्मोन्स को सिक्रीट किया जाता है। और जो थर्ड मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का जो मेजर डिफरेंशिएशन है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड का एक्चुअली होता क्या है, वो वहीं पे अपना एंजाइम को पोर आउट करते हैं जहां पे वो एक्सोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट रहती है। मान लीजिए एक एग्जांपल, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा था डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर अभी तक आपने देखा नहीं होगा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप कम से कम डाइजेस्टिव सिस्टम का फाइनल पार्ट तो देख लीजिए। उसमें हमने जो इंटेस्टिनल ग्लैंड्स के जो जूसेस है उसके बारे में हम बताया हो। तो इंटेस्टिनल जूसेस जो इसको हम सीरस एंटेरिकस बोलते हैं, जो कि एक बहुत ही एक उम्दा या फिर बहुत ही बेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड है। तो वो उसका जो सिक्रीशन वहीं पे पोर आउट करते हैं जहां पे वो ग्लैंड प्रेजेंट रहती है, मतलब इंटेस्टाइन के अंदर। पर एंडोक्राइन ग्लैंड का ऐसा नहीं होता। एंडोक्राइन ग्लैंड अपने हॉर्मोन्स सीक्रेट दूसरी जगह पे करते हैं और उसका टारगेट एक्शन या फिर जो टारगेट ऑर्गन रहता है वो दूसरी जगह पे रहता है। उसके बाद ये जो हॉर्मोन्स रहते हैं ये ब्लड से कैरी आउट होते हैं। तो बहुत बार ये कंफ्यूजन आता है या फिर बहुत बार डाउट आता है, मतलब जब कभी ये हॉर्मोन्स ब्लड के अंदर पोर आउट होते हैं तो इसका डाइल्यूशन नहीं होता या फिर ब्लड के ऊपर कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं दिखाई देता। तो इसका सिर्फ एक स्पेसिफिक आंसर है जो कि हमने फिफ्थ पॉइंट में बताया हुआ है कि हर एक ऑर्गन किसी ना किसी एक कैरियर प्रोटीन से बाइंड हो चुका है। तो वही एक कैरियर प्रोटीन ब्लड में उसका एक्शन दिखाने से उससे रोकता है और उसका एक्शन वहीं पे दिखाई देता है जहां पे उसकी जरूरत है। इसीलिए वो सारे हॉर्मोन्स टारगेट स्पेसिफिक है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड। Every hormone acts basically by modifying some aspects of this cellular metabolism. The excessive secretion and deficiency of hormones may lead to the serious disorders। और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के हम लोकेशंस भी देखने वाले हैं। तो सबसे पहला ग्लैंड है जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, जो कि हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट है डायनसेफेलॉन के अंदर। उसके बाद है पीनियल ग्लैंड, जिसके बारे में हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है सेंट्रल नर्वस सिस्टम इस चैप्टर में या फिर इस पार्ट में। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको पीनियल ग्लैंड का एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को स्टडी करना है तो आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टडी करें। उसका जो लोकेशन है वो है हिपिथैलेमस, जो कि हाइपोथैलेमस के ऑपोजिट में है डायनसेफेलॉन के। उसके बाद हम देखेंगे जो थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड है जो कि आपके नेक रीजन में प्रेजेंट रहता है। उसके बाद एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल उसके नाम में ही उसका लोकेशन बताया हुआ है। रीनल मतलब ये
किडनी के पास या फिर अबाउ द किडनीज प्रेजेंट है। उसके बाद है इजलेट ऑफ लैगरहैंस, जो कि इंसुलिन नाम के जो हार्मोन है उसको सिक्रीट करता है। साथ ही साथ ये एक एक्सोक्राइन फंक्शन है, पर एंडोक्राइन फंक्शन इसका है ये ग्लूकागॉन और बहुत सारे कॉर्टिकॉइड्स को भी सिक्रीट करता है, जो कि पैनक्रियाज में प्रेजेंट है। उसके बाद है गोनाड्स, जो है टेस्टिस, जो कि मेल्स में प्रेजेंट है स्क्रॉटम के अंदर, और वो सेकंड है ओवरी, जो कि यूटेरस में प्रेजेंट है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड, ये कि एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है या फिर एक डायग्राम है आपके पूरे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स का लोकेशन इन बॉडी। उसके बाद हम देखेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आप सेकेंड स्लाइड के ऊपर देखेंगे तो सबसे पहला ग्लैंड जो हम स्टडी करने वाले हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। द पिट्यूटरी ग्लैंड इज फॉर्मरली known as master endocrine gland because all other endocrine glands are under the control of pituitary gland. It controls the growth and metabolism of fats, proteins, and carbohydrates. In fact, the pituitary gland itself is the under control of the hypothalamus. It is attached to the hypothalamus by hypophyseal stalk just behind the optic chiasmata. It is well protected in the depression of sphenoid bone called sella turnica. It is ectodermal in origin and developed from the CNS and epithelial tissues. तो इस स्लाइड के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ये एक्चुअली पिट्यूटरी ग्लैंड्स का इंट्रोडक्शन है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड भी हम उसे बोलते हैं, क्योंकि ये एक ही ग्लैंड है जो बाकी सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के फंक्शन को या फिर उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को भी कंट्रोल करता है, और खुद पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में है। इसीलिए जो हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया हुआ था कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन में काम करता है, इसीलिए हम उसको न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम भी बोलते हैं, जो कि थोड़ा पार्ट नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है और जो मेजर पार्ट है वो पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट या फिर उसका कंट्रोल करता है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो कंट्रोल क्या क्या करता है, ग्रोथ कंट्रोल करता है और मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है बाकी सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के। और जो पिट्यूटरी ग्लैंड का लोकेशन एक्चुअली हाइपोथैलेमस है, पर उसके बैक में मतलब उसके पोस्टीरियर पार्ट में क्या है, उसके एंटीरियर पार्ट में क्या है। तो एक्चुअली पिट्यूटरी ग्लैंड एक बोन में इनक्लोज है या फिर बोन में प्रोटेक्टेड है, जिसका नाम है स्टिफेनॉइड बोन, और उस जगह का नाम है सेला टर्निका। जैसे कि हमने ओएसएस सिस्टम में स्टडी किया हुआ था कि फेशियल बोन एक्चुअली 14 टाइप के या फिर 14 फेशियल बोन है, जिसमें के सबसे लास्ट वाले बोन है इथिमॉइड बोन और स्टिफेनॉइड बोन। तो स्टिफेनॉइड बोन का जो सेला टर्निका नाम का जो पार्ट है उसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड का लोकेशन है, और इसका जो ओरिजिन है वो एक्टोडर्मल है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड, ये एक्चुअली पिट्यूटरी ग्लैंड का एक रियल या फिर रियलिस्टिक डायग्राम है, जो कि आपको हाथ में दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम देखेंगे एनाटॉमी ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। द पिट्यूटरी ग्लैंड इज आल्सो नोन एज हाइपोफायसिस। तो ये पॉइंट आप बहुत ही ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इसकी बहुत बड़ी एक इंटेंसिटी है या फिर बहुत बड़ी चांसेस है कि ये डी फार्मेसी एग्जिट एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस को अटैच है या फिर उससे लग के है। तो हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के फर्स्ट 4 लेटर्स और फायसिस जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को डिनोट करता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम हाइपोफायसिस भी बोलते हैं।
एक्चुअली पिट्यूटरी ग्लैंड भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो आगे का पार्ट है जिसको हम एडिनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं या फिर एंटीरियर लोब बोलते हैं, और जो सेकेंड पार्ट है या फिर जो लास्ट पार्ट है पोस्टीरियर पार्ट है उसको हम न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। तो पहला पार्ट के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है एडिनो हाइपोफाइसिस और एंटीरियर लोब, जो कि 75% ऑक्युपाई करता है पूरे पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर। जो कि जो इतना बड़ा पार्ट ऑक्युपाई करता है या फिर इतना बड़ा शेयर ऑक्युपाई करता है पिट्यूटरी ग्लैंड में, तो इसके भी डिवीजन है। तो एडिनो हाइपोफाइसिस भी 3 डिवीजन या फिर 3 रीजन्स में डिवाइडेड है। तो सबसे पहला रीजन है पार्स ट्यूबरालिसिस, उसके बाद है पार्स डिस्टालिसिस, और जो सबसे लास्ट वाला पार्ट है जिसका नाम है पार्स इंटरमीडिया। तो पार्स ट्यूबरालिसिस मतलब होता क्या है? इट इज द ट्यूबुलर रीजन प्रेजेंट बिलो द हाइपोथैलेमस। इट इज अ कॉलर अराउंड इनफंडिबुलम। उसके बाद है पार्स डिस्टालिसिस। इट इज द लार्जेस्ट anterior region made up of loose cord of epithenoid secretory cells separated from reticular activating system, जिसको हम RAS बोलते हैं, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया हुआ था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कनेक्टिंग ब्लड साइनोसॉइड्स और इंटरमेशिया, जो कि दोनों पार्स ट्यूबरालिसिस और पार्स डिस्टालिसिस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। जो कि जो सेकंड पार्ट है पार्स डिस्टालिसिस, वही एक पार्ट है पूरे एडिनो हाइपोफाइसिस में जो कि सारे हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड। तो उसके बाद जो थर्ड या फिर जो सेकंड लोब है पोस्टीरियर लोब, वो भी 2 पार्ट या फिर 3 पार्ट में डिवाइडेड है। तो सबसे पहला है मीडियन एमिनेंस, उसके बाद है इनफंडिबुलम, उसके बाद है पार्स नर्वोसा। तो पार्स नर्वोसा वही पार्ट है जो कि हार्मोन्स को सीक्रेट करता है, और इनफंडिबुलम और मीडियन इमिनेंस उसको सपोर्ट करता है उसके फंक्शंस में। अब मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है। अगर आपको स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर ही जंप करना है तो आप नीचे दिए गए हुए टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक करके सीधा उस पॉइंट के ऊपर जा सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड एक्चुअली कौन से टाइप के ग्लैंड्स को सीक्रेट करता है या फिर कौन से हॉर्मोन्स को सीक्रेट करता है, तो इसका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। तो सबसे पहला जो कि प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन को सीक्रेट करता है। तो प्रोलैक्टिन का काम है जो कि मैमरी ग्लैंड्स रहते हैं उनको, या फिर जो मिल्क प्रोडक्शन रहता है फीमेल्स के अंदर, उसको इनिशिएट करता है। ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन लेबर पेन्स या फिर प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। उसके बाद जो ADH है जो कि किडनी के फंक्शंस को भी एनहांस करता है। गोनाडोट्रोपिन से जो कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत अहम रोल निभाता है। उसके बाद थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि थायराइड ऑर्गन के फंक्शन में एनहांसमेंट लाता है। ग्रोथ हार्मोन जो कि आपकी हाइट या फिर किसी भी ह्यूमन बॉडी के हाइट को बढ़ाने में बहुत ही अहम रोल निभाता है। उसके बाद है MSH और ACTH। MSH जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स रहते हैं जिसके वजह से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा ह्यूमन बीइंग मेल है कौन सा ह्यूमन बीइंग फीमेल है, उसको कंट्रोल करता है MSH। और सबसे लास्ट वाला है जो ACTH जो कि एड्रीनल ग्लैंड को फंक्शनलाइज करता है या फिर उसको कंट्रोल और रेगुलेट करता है। उसके बाद हम देखेंगे सबसे वन बाय वन हम देखने वाले हैं ग्रोथ हार्मोन के बारे में। द सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन जिसको हम GH भी बोलते हैं इज अंडर द कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। GHRF growth hormone releasing factor and GHIF growth hormone inhibiting factor regulate the growth hormone secretion.
long term effect of growth hormone is the linear growth of the body. The principal action are the promotion of the linear growth in the skeleton, increase in the tissue size and muscles. It promotes protein synthesis, lipolysis in the fatty acid. It promotes absorption of calcium, which result in the growth of bones. तो ग्रोथ हार्मोन का काम है बॉडी की हाइट को बढ़ाने का काम करती है, और वही ग्रोथ हार्मोन दो फैक्टर से कंट्रोल है. तो सबसे पहला है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर जो कि रिलीज करता है, और ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग फैक्टर जो कि उसके एक्शन को स्टॉप करता है. उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड. हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन चाइल्डहुड लीड्स टू द gigantism and in adults leads to the acromegaly. Hyposecretion in child leads to the dwarfism and adults causes Simon's disease. तो ये दो पॉइंट है एक्चुअली बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्रोथ हार्मोन के. इस पॉइंट में अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सीक्रेट हो रहा है चाइल्डहुड के अंदर या फिर बच्चों के अंदर, तो उसकी हाइट जरूरत से ज्यादा बढ़ती है. और अगर मेल के अंदर या फिर एक अडल्ट के अंदर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सीक्रेट हो रहा है तो आर्कोमेगाली नाम का डिसऑर्डर उसको हो सकता है. अगर उसकी मात्रा कम है, जरूरत से कम है छोटे बच्चों में, तो डॉर्फिज्म नाम का डिसऑर्डर होता है. और अगर अडल्ट में है तो उसका सिमोन डिसीज नाम का डिसऑर्डर होता है. उसके बाद हम देखेंगे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको हम TSH बोलते हैं या फिर थायरोट्रोपिन भी बोलते हैं. इट इज regulated by TRF, thyroid releasing factor of hypothalamus, as well as the negative feedback mechanism between thyroxine level in the blood. TSH stimulates thyroid glands to increase the uptake of iodine for the synthesis of thyroxine. Hyposecretion of TSH leads to the थायराइड अट्रोपी. तो थायराइड स्टिमुलेटिंग फैक्टर या फिर जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो कंट्रोल है. एक तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जिसके बारे में हम आने वाले समय में पढ़ने वाले हैं, और सेकंड है थायराइड रिलीजिंग फैक्टर जो कि थायराइड को जब जरूरत पड़ती है तो रिलीज करता है. और यही जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो थायराइड ऑर्गन के फंक्शन को ज्यादा इंप्रूव करता है या फिर इंक्रीज करता है. और अगर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की मात्रा कम है तो थायराइड अट्रोपी नाम का जो या फिर जिसको हम ग्वाइटर बोलते हैं, आयोडीन की कमी, बहुत ही सरल भाषा में इसको हम बोलते हैं कि आयोडीन की कमी या फिर ग्वाइटर बोलते हैं, तो उसके वजह से ये डिसऑर्डर हो सकता है अगर TSH की मात्रा कम है. उसके बाद जो थर्ड नंबर का हार्मोन है एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन या फिर ACTH जिसको हम कॉर्टिकोट्रोपिन भी बोलते हैं. ACTH stimulates the growth of adrenal cortex hormone, glucocorticoids, mineral corticoids and androgens. तो एंड्रोजेंस मतलब क्या होते हैं? तो एंड्रोजेंस एक ऐसे प्रकार के हार्मोन्स रहते हैं जो कि गोनाड्स सीक्रेट करते हैं. मतलब जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रहते हैं, रिप्रोडक्शन का काम के करने के साथ ही साथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड्रोजेंस नाम के हार्मोन्स को भी सीक्रेट करता है, जो कि जो एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जैसे कि प्यूबिक हेयर का ग्रोथ, वॉइस कंट्रोल, हाइट का इंक्रीज करना, फैट का डिपोजिशन, जिसके वजह से एक डिफरेंट या डिफरेंशियल आइडेंटिटी प्राप्त होती है किसी भी ह्यूमन बीइंग को. द रेगुलेशन ऑफ ACTH इज अंडर द कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमिक CRF, corticotropin releasing factor. Hyposecretion of ACTH causes Addison's disease, जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं एड्रिनल ग्लैंड में. और अगर उसके ज्यादा सिक्रीशन हो रहा है तो कुशिंग्स डिसीज नाम का जो डिसऑर्डर है वो हो सकता है. उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड प्रोलैक्टिन या फिर
ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। प्रोलैक्टिन सिक्रीशन इज रेगुलेटेड बाय PIF, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर बाय हाइपोथैलेमस। फंक्शन ऑफ प्रोलैक्टिन, इस हार्मोन के फंक्शंस हम देखने वाले हैं क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम्स में। ड्रग इंस्पेक्टर हो गया, जीपैट हो गया, नाइपर हो गया, ESIC के फार्मासिस्ट हो गया या फिर रेलवे फार्मासिस्ट में इसमें का ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। डेवलपमेंट ऑफ मैमरी ग्लैंड, जो फीमेल्स में मैमरी ग्लैंड है उसको डेवलप करता है और साथ ही साथ उसमें मिल्क प्रोडक्शन को भी इनिशिएट करता है। उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम विच सिक्रीट प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नेक्स्ट स्लाइड में हम स्टडी करने वाले हैं गोनाडोट्रोपिक हार्मोन या फिर गोनाडोट्रोपिंग्स। एक्चुअली गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स दो प्रकार के हार्मोन्स रहते हैं। तो सबसे पहला है FSH, जिसको हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, जो कि फीमेल्स में बहुत बार देखा गया है या फिर फीमेल्स में प्रेजेंट है। तो FSH इन फीमेल्स stimulates the germinal epithelium for oogenesis and mature Graafian follicle of ovary. It also stimulates the follicular cells for secretion of estrogen, which is the main cause for development of secondary sexual characters in female. तो secondary sexual characters estrogen, oogenesis और ग्रैफियन फॉलिकल के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो अभी तक आपको ये समझ में ना आ चुका हो, पर इसको हम लर्न करेंगे या फिर डिस्कस करेंगे। इन मेल्स FSH causes stimulation of germinal epithelium of seminiferous tubule for development of spermatogenesis and production of mature sperms. तो जैसे उसका नाम है वैसा उसका काम, जैसा नाम उस वैसा काम। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फीमेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को एनहांस करता है, साथ ही साथ oogenesis को भी बढ़ावा देता है और मेल्स में भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करता है और स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म प्रोडक्शन को इनिशिएट करता है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड, डिफिशियंसी। अगर इन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की डिफिशियंसी अगर होती है किसी इंसान में तो इनफर्टिलिटी कॉज करती है। उसके बाद है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, जो कि सेकंड सेकंड हार्मोन है गोनाडोट्रोपिन में। इन फीमेल्स इट स्टिमुलेट्स ग्राफियन फॉलिकल टू रप्चर एंड रिलीज द ओवम, ओवुलेशन कॉज करता है और एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल को कॉर्पस ल्यूटियम में सिक्रीट करता है, जो कि आगे जाके प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करता है जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। और एक ह्यूमन मेल या फिर पुरुष में ICH रहता है, यही ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन ICH नाम के हार्मोन से जाना जाता है। वही नाम वही है, बस उसका नाम डिफरेंट है, जो कि टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट करता है और प्रोड्यूस करता है और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को भी बढ़ावा देता है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड, हॉर्मोन्स ऑफ न्यूरोहाइपोफायसिस या फिर पोस्टीरियर लोब के हम जो हॉर्मोन्स है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। जो पार्स नर्वोसा है, वो जो पार्ट है न्यूरोहाइपोफायसिस में, वो एक्चुअली 3 प्रकार के हॉर्मोन्स को सिक्रीट करता है। तो सबसे पहला है वासोप्रेसिन, उसके बाद है कॉर्टिकोहेरिन और थर्ड नंबर का है ऑक्सीटोसिन। तो वासोप्रेसिन increases the permeability of distal convoluted tubule of uriniferous tubules of the kidney, absorption of water and retention of water balance of the body fluids, thus thereby decreasing the urine output and helps water reservation. Its secretion, its increase, its secretion is regulated by increase and decrease in osmotic pressure in the blood in feedback manner, which is detected by osmoreceptor in the hypothalamus. उसके बाद है ऑक्सीटोसिन, इट इज अ पावरफुल स्टिमुलेंट फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ
uterine myometrium at the end of digestion in initiation to the labor pains for the normal delivery. अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए सारंग मोरेज फार्मा एकेडमी को। अगर आपको कोई पॉइंट के ऊपर डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका डाउट बहुत ही जल्द और बहुत ही सटीक रूप से दे सकूं। उसके बाद हम देखेंगे थर्ड या फिर नेक्स्ट, जो कि सेकेंड टाइप या फिर सेकेंड प्रकार का जो ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड दी, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो एड्रीनल मतलब, रीनल मतलब किडनी, किडनी के ऊपर मौजूद जो ग्लैंड प्रेजेंट रहते हैं उसको ही हम एड्रीनल ग्लैंड बोलते हैं। A pair of adrenal glands are located on the upper border of the kidneys. The gland shows two distinct regions. The thick region is known as outer cortex and inner part is known as adrenal medulla. The adrenal cortex is divided into three distinct regions: zona glomerulosa, the middle zona fasciculata, and inner zona reticularis. The adrenal cortex secretes many hormones like mineral corticoids, which regulates water and electrolyte balance. तो एड्रिनल ग्लैंड्स का मैंने उसके नाम में है, उसका अर्थ मैंने बताया हुआ है। तो एड्रिनल ग्लैंड भी दो पार्ट में डिवाइडेड है। तो जो आउटर पार्ट है या फिर जो ऊपरी पार्ट है उसको हम एड्रिनल कॉर्टेक्स बोलते हैं, और उसके नीचे या फिर जो इनर कोर में प्रेजेंट है, जो बीच में प्रेजेंट है, उसको हम एड्रिनल मेडुला बोलते हैं। जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स रहते हैं वो भी तीन पार्ट में डिवाइडेड रहते हैं। तो सबसे पहला जो कि बाहरी में प्रेजेंट है उसका नाम है जोना ग्लोमेरुलुसा, जो मिडल है उसका नाम है जोना फैसिकुलाटा, और जो सबसे इनर में प्रेजेंट है जो कि मेडुला के पास में प्रेजेंट है जिसको हम जोना रेटिकुलारिस बोलते हैं। तो एक्चुअली एड्रिनल ग्लैंड का फंक्शन क्या है? तो ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स को सिक्रेट करते हैं या फिर प्रोड्यूस करते हैं, जो कि वाटर बैलेंस और सॉल्ट बैलेंस को मेंटेन करता है या फिर रेगुलेट करता है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड, ये की है एड्रिनल ग्लैंड्स का डायग्राम है। ये आपको कॉर्नर में उसका लोकेशन दिखाई देगा और इसका जो मेजर एनाटॉमी आपको दिखाई देगा। आउटर में उसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, मिडल में उसको बोलते हैं मेडुला। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड, aldosterone, which is the main mineral corticoid which stimulates the absorption of sodium and excretion of potassium and phosphate ions. It helps in maintaining electrolytes, body balance, osmotic pressure, and the blood pressure. The androgenic steroids help in the growing pubic hair, axial hairs, and facial hairs during puberty. Glucocorticoids helps in carbohydrates metabolism. The cortisol enhances gluconeogenesis, proteolysis, lipolysis. It also involved in anti-inflammatory response, immune response, and RBC production. The adrenal medulla secretes two hormones mainly known as adrenaline and नॉरएड्रेनालिन। एड्रेनालिन और नॉरएड्रेनालिन को कंबाइनली हम कैटेकोलामाइंस भी हम उसे बोलते हैं। तो जो कॉर्टेक्स में जो पार्ट प्रेजेंट है, जो कि जोना फैसिकुलाटा है, वो एल्डोस्टेरॉन, जो कि एक मिनरल कॉर्टिकॉइड है, वो वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है, सॉल्ट बैलेंस को मेंटेन करता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, साथ ही साथ स्टीरॉइड्स को भी सीक्रेट करता है, एंड्रोजेनिक स्टीरॉइड्स को। जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है वो लिपोलाइसिस को कंट्रोल करता है, ग्लूकोनियोलाइसिस को भी कंट्रोल करता है। और जो कि एड्रिनल मेडुला है वो एड्रेनालिन और नॉरएड्रेनालिन को सीक्रेट करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, दिस आर नोन हैज, मतलब एड्रेनालिन और नॉरएड्रेनालिन को हम इमरजेंसी हार्मोन्स भी बोलते हैं, जो कि स्ट्रेस कंडीशन में हमें
काम आते हैं, जैसे कि फ्राइट, फाइट और फ्लाइट में। जो हार्मोन्स, अगर ये हार्मोन्स बहुत ज्यादा सीक्रेट हो रहे हैं या फिर अगर इसकी सिक्रीशन की या फिर इसके प्रोडक्शन का काम शुरू हो चुका है, तो इसका इफेक्ट हमारे बॉडी के ऊपर भी दिखाई देता है, जैसे कि पाइलो इरेक्शन, मतलब बॉडी के ऊपर कांटा आना, जैसे कि हम उसे बोलते हैं कि शरीर पे कांटा आते, अगर हमें किसी बात की डर होता है, उसके बाद हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, बहुत ज्यादा पसीने आने लगते हैं, प्यूपिलरी डायलेशन, मतलब जो आँख की जो पुतलियां रहती है उसका भी डायलेशन होता है, अलर्टनेस रहता है और ब्रीदिंग रेट को भी इंक्रीज करता है। उसके बाद जैसे जैसे हमें स्ट्रेस कंडीशन में या फिर इमरजेंसी कंडीशन में अल्डोस्टेरॉन की जरूरत रहती है, तो अल्डोस्टेरॉन एक डिटेक्ट करता है कि एनर्जी की प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा रहती है, तो जो भी एक स्टोर फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं उसको ब्रेक डाउन करके एक इंस्टेंट एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। अगर हाइपर सिक्रीशन हो रहा है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का, तो हमें कुशिंग्स डिसीज होता है। अगर हाइपोसिक्रीशन या फिर कम मात्रा है जरूरत से, तो एडिसन्स डिसीज होते हैं। उसके सिम्टम्स से एल्कोलोसिस, किडनी फेल्योर, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, पॉलीडिप्सिया मतलब बहुत ज्यादा यूरिन और पैरालिसिस हो सकता है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ब्लॉगिंग या फिर ब्लॉग्स के आर्टिकल्स पढ़ने हैं फार्मास्यूटिक्स के ऊपर, तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो www.pharmamilestonblog.blogspot.com। उसके ऊपर मैंने फार्मास्यूटिक्स के ऊपर बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इजी लैंग्वेज के ऊपर मैंने ब्लॉग्स डाले हुए हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए सारंग मोरेज फार्मा एकेडमी को। अगर आपको कोई पॉइंट के ऊपर डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।